नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद अपडेट में। तो बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा है क्लास 10 का साइंस का पहला, इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम लोग देख रहे हैं उसका सेकंड पार्ट, यानी कि इससे पहले मैंने उसकी एक वीडियो कंप्लीट कर दी है जिसमें मैंने कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, इन चीजों को कंप्लीट करा दिया है। तो अपनी जो लास्ट वीडियो में जो हेडिंग चल रही थी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण, ठीक है। तो यानी कि उनके जो लक्षण थे, लक्षणों को हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। 5 लक्षण मैंने कल लिखाए थे और 5 में से 3 मैंने जो है कल कंप्लीट करा दिए थे। तो 5 में अपने हो गए थे गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना और रंग में परिवर्तन होना। तो ये 3 जो है अपने कंप्लीट हो गए थे। आज हम लोग 4th वाला देख रहे हैं जिसका नाम है ताप में परिवर्तन होना। ताप में परिवर्तन होना। तो चौथा जो पॉइंट है वो क्या है, ताप में परिवर्तन होना, यानी कि अभिक्रिया के दौरान जो टेम्परेचर में जो परिवर्तन होता है, अभिक्रिया के दौरान जो टेम्परेचर में जो परिवर्तन होता है, तो वो परिवर्तन कैसे होता है और उस परिवर्तन में क्या होता है, तो वो हम लोग इस हेडिंग में देखेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर तापमान में जो परिवर्तन होता है, यानी ताप में जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार होता है। देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कि कुछ अभिक्रियाएं ताप में परिवर्तन के द्वारा, यानी कि कुछ अभिक्रियाओं में क्या होगा, उनके टेम्परेचर में परिवर्तन होगा और उनके टेम्परेचर में जो परिवर्तन होगा उसी के द्वारा वो अभिलक्षित होती है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर टेम्परेचर में चेंज आएगा और उसी के द्वारा वो क्या होंगी, अभिलक्षित होती है। अब यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो क्या कह रहा है कि जब भुजा चूना, कैसा कि जब भुजा हुआ चूना, ठीक है, जब भुजा चूना जल के साथ क्रिया करता है, यानी कि हमने क्या लिया, बिना भुजा चूना लिया हम लोगों ने और प्लस जल लिया, ठीक है, बिना भुजा हुआ चूना और जल। जब इसकी हमने रिएक्शन करवाई, जब इसकी अभिक्रिया करवाई तो भुजा चूना बनता है, यानी बिना भुजे चूने की और जल के साथ अभिक्रिया जब जल के साथ अभिक्रिया करवाई तो हमें कैसा चूना मिलता है, भुजा हुआ चूना, ठीक है। भुजा हुआ चूना हमें क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है, भुजा चूना। तो भुजा चूना बनता है तथा अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी के साथ साथ क्या होता है, अत्यधिक जो ऊष्मा है, ऊष्मा कैसी होगी, अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। उत्पन्न ऊष्मा के कारण अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है, यानी भुजा हुआ चूना और प्लस ऊष्मा, ठीक है। यानी कि जब बिना भुजे हुए चूने की और जल के साथ हमने रिएक्शन करवाई, तब जब बिना भुजे चूने की जल के साथ रिएक्शन जब हमने करवाई तो हमें भुजा चूना मिला और प्लस ऊष्मा। तो इसी ऊष्मा के कारण इस अभिक्रिया में क्या होगा, ये गर्म हो जाएगी। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि अभिक्रिया के अंदर उसके तापमान में परिवर्तन होता है। 4th पॉइंट क्या है, क्या लिखेंगे कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, क्वेश्चन में आता है कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर तापमान में जो परिवर्तन होता है तो उसके लक्षण को समझाइए। तो आप लोगों को क्या लिखना है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ताप में परिवर्तन के द्वारा, ताप में परिवर्तन यानी कि उनके टेम्परेचर में जो बदलाव आएगा, उनके टेम्परेचर में, उनके जो तापमान में जो चेंज आता है उसी के द्वारा ये अभिलक्षित होती है। एग्जाम्पल की बात करें कि जब हमने बिना भुजे हुए चूने को, जब बेटा हमने क्या किया, बिना भुजे हुए चूने को जल के साथ हमने रिएक्शन करवाई, ठीक है, बिना भुजे चूने को
जब जल के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या होता है कि वो क्रिया होती है, तो जो बिना बुझा हुआ चूना है, ठीक है, ये बिना बुझा हुआ चूना, तो बुझा चूना हमें प्राप्त होता है रिएक्शन के बाद, ऊष्मा निकलती है और इसी ऊष्मा के कारण बेटा क्या होगा कि ये गर्म हो जाता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या कि इसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर तापमान में परिवर्तन होता है। अब हम लोगों की नेक्स्ट हेडिंग है कि अवस्था में परिवर्तन होना। अगली हेडिंग क्या है? अवस्था में परिवर्तन होना। तो हम लोग फिफ्थ जो पॉइंट है उसे पढ़ते हैं। तो उसकी सबसे पहले मैं यहाँ पे जो आप लोगों के लिए इसकी जो डेफिनेशन रहेगी उसको लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पांचवा जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन होना, ठीक है, यानी चेंज इन स्टेट। रासायनिक अभिक्रिया की अवस्था में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की अवस्था में जो परिवर्तन होगा तो वो किस प्रकार होता है। देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवस्था में परिवर्तन द्वारा, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि उनकी अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है, उनकी अवस्था में परिवर्तन होता है, ठोस से द्रव बनेगी या द्रव से गैस में बनेगी, तो ये उनकी अवस्था में परिवर्तन होता है। तो स्टेट जो होती है यानी अवस्था तीन प्रकार की होती है। पहली होती है सॉलिड, दूसरी लिक्विड और तीसरी गैस, यानी कि ठोस, द्रव, गैस। तो इसी प्रकार से जो अभिक्रियाएं जो होंगी उनमें भी क्या होता है, कभी कभार बदलाव आते हैं। जैसे कि जब मोम को जलाया जाता है, जब हमने मोम को जलाया, ठीक है, मोम को जलाया, मोमबत्ती जो होती है, तो जब मोम को जलाया जाता है तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए मान के चलो कि जब हमने मोमबत्ती को जलाया तो मोमबत्ती के जलाने पर क्या हुआ कि जल यानी ऊपर से पानी निकलता है उसमें से जलाने पर, तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। कि जब हमने मोमबत्ती को जलाया तो मोमबत्ती जलाने पर हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें से पानी निकलता है यानी कि जल निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकलती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो हम यहां कह सकते हैं कि जो मोम है, कि ये जो मोम है, मोमबत्ती कैसी होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो मोमबत्ती की जो अवस्था थी वो ठोस थी, लेकिन जब रिएक्शन हुई, रिएक्शन का मतलब है कि जब हमने मोम की रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिला, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी कि ये कैसी अवस्था में हो गया, लिक्विड में हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई और मोम सॉलिड हो गया। तो एक ही रिएक्शन के अंदर तीनों अवस्थाएं पाई गई, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं तो उनके लक्षण क्या क्या होते हैं। पांचों लक्षण मैंने करवा दिए। पहला था गैस का निकलता, कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें से गैस निकलती है। सेकंड पॉइंट था अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना में मैंने बताया था कि जैसे अपने पास, यहां तक आप लोग बेटा उतार लेना, अवक्षेप का बनना में मैंने कल समझाया था आप लोगों को कि ये कोई टैंक है, इसके अंदर विलयन भरा हुआ है, ठीक है। विलयन क्या होता है ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ोगे। तो विलयन में क्या होता है कि जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है, ठीक है, जब दो या दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है या घोला जाता है, पानी में हमने चीनी घोली या पानी के अंदर हमने शक्कर घोली या फिर नमक घोला, तो उसे हम विलयन कहते हैं। तो ये हमारा विलयन हो जाएगा। और यहां कुछ ऊपर बुलबुले से उठते हैं, इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं अवक्षेप। और इसकी जो अवस्था होती है वो कैसी अवस्था होती है, ठोस अवस्था होती है। तो कल हमने ये भी देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अवक्षेप का बनना भी होता है। तीसरा देखा था हमने कि रासायनिक अभिक्रिया जब हमने करवाई तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि उसके रंग में भी परिवर्तन होता है, यानी कि चेंज इन कलर,
चेंज इन कलर। फोर्थ पॉइंट मैंने अभी करवाया था, टेम्परेचर में बदलाव यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। पांचवा पॉइंट है चेंज इन स्टेट, उसकी अवस्था में परिवर्तन होना। तो अब बेटा हम लोग देखेंगे, अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है, तो वो जो रासायनिक समीकरण जो होते हैं, यहां हम लोगों ने देखा अभी तक रासायनिक अभिक्रिया, अभी हम लोग समीकरण पे नहीं पहुंचे हैं। तो सभी बच्चे फटाफट से नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, रासायनिक समीकरण का बनना। ठीक है, कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं उसे हम किस प्रकार से लिखते हैं, या ये कहें कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं किस प्रकार से लिखे जाते हैं, कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो अब इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे और एक एक चीज आप लोगों को नोट करते हुए चलना है। एक एक चीज को क्या करना है, नोट करते हुए चलना है, जिससे आगे चल के कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आप लोगों को ना हो। अब देखिए कि जो रासायनिक समीकरण जो होता है, तो रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में कहेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक समीकरण को अब हम लोग को देखना है कि रासायनिक समीकरण को हम जो है किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है बच्चा, तो देखिए रासायनिक समीकरण, तो परिभाषा क्या कह रही है कि रासायनिक समीकरण लिखते समय अभिकारकों को बाईं ओर, अभिकारकों को बाईं ओर, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं इसे, अभिकारक। मैंने कल बताया था। बाईं ओर का मतलब है LHS, यानी कि जो चीज LHS में होगी उसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहते हैं। ये मैंने कल आपको अच्छी तरह से समझाया था। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण लिखते समय अभिकारकों को बाईं ओर प्लस चिन्ह लगाकर, बीच में क्या लगाएंगे कि ये प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो अभिकारकों को लिखते समय बाईं ओर प्लस चिन्ह लगाकर लिखते हैं, यानी कि अभिकारक लिखेंगे, बीच में अगर दो अभिकारक हैं प्लस का चिन्ह, दो से ज्यादा है तो भी प्लस का चिन्ह, अगर एक ही है तो प्लस का चिन्ह नहीं आएगा। तथा उत्पाद को दाईं ओर, तो दाईं ओर ये वाला जो हिस्सा है यानी RHS, इसे क्या कहते हैं हम लोग, उत्पाद कहते हैं। इंग्लिश में प्रोडक्ट कहेंगे, हिंदी में कहेंगे उत्पाद। ठीक है, तो उत्पादकों को दाईं ओर लिखते हैं तथा इन दोनों के बीच में एक तीर का निशान लगाते हैं। ये जो तीर का निशान है, ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है Mg+O2 गिव्स MgO, ये क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, और अगर आप लोगों को एक एग्जांपल कराऊं तो जैसे कार्बन+O2 गिव्स CO2, तो ये भी क्या है, अपनी एक केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं नहीं समझता हूं कि यहां तक किसी को भी कोई परेशानी होगी। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो रासायनिक समीकरण हम किसे कहते हैं, कि रासायनिक समीकरण लिखते समय अभिकारकों को बाईं ओर प्लस चिन्ह लगाकर लिखते हैं तथा उत्पाद को दाईं ओर, यानी ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा, और इन दोनों के बीच में एक तीर का चिन्ह लगाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग लगा लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको हम संतुलित किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यानी कि बैलेंसिंग का जो अर्थ है वो क्या है, बैलेंसिंग यानी कि संतुलित। तो संतुलन का मतलब होता है कि दोनों ओर कैसी संख्या हो, बराबर संख्या हो। जैसे कि अगर एक तरफ तो मानो 4 है और दूसरी तरफ 2 है, तो क्या ये बैलेंस है, तो आप लोग कहोगे नहीं सर।
एक तरफ 3 हो और एक तरफ 1 हो तो क्या ये बैलेंस है? तो आप लोग कहोगे नहीं है। अब जैसे एक तरफ 7 हो और दूसरी तरफ भी 7 हो तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि ये कैसा है? बैलेंस है या संतुलित है। तो देखिए बच्चों, आगे देखो, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पाद, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें जो अभिकारक है और उसमें जो उत्पाद है तो दोनों की यानी प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों के जो तत्व हैं, यानी दोनों के तत्व के जो परमाणु हैं तो दोनों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी बैलेंस का नियम होता है। तो नियम क्या है कि अभिक्रिया के अंदर, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, चरणबद्ध संतुलित करना, यानी कि अब संतुलित किस प्रकार से करते हैं? तो स्टेप नंबर 1, इंग्लिश में चाहो तो यहां लिख सकते हो स्टेप 1, हिंदी में कहेंगे पद नंबर 1। तो पहले चरण में क्या हो रहा है? पद 1 या चरण भी कह सकते हैं। तो पहला स्टेप लिखा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेते हैं। क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर, यानी कि सूत्र के, यानी कि जो केमिकल इक्वेशन है उसके चारों ओर हम क्या करते हैं? एक बॉक्स बना लेते हैं। तो यहां देखिए जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या है? Fe प्लस H2O, फिर यहां रिएक्शन होने के बाद यानी गिब्स Fe3, थोड़ा दूर लिखूं, ठीक है दूर लिखता हूं, Fe3O4 प्लस H2O। तो देखो अब ये लाइन क्या कह रही है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा? इसका सूत्र हो गया, यानी कि ये हमारे पास समीकरण आ गया। अब इस समीकरण में हमें क्या करना है? को चारों ओर एक बॉक्स बना लो, यानी कि एक बॉक्स हमें बना लेना है। ठीक है, यानी कि सूत्र पे हमें क्या बनाना है? एक बॉक्स बनाना है। तो यहां तक बेटा किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, संतुलित की बात की जा रही है। संतुलित का मतलब होता है कि अभिकारक और उत्पाद, तो उसके जो अणु और जो परमाणु है, यानी प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या कैसी होनी चाहिए? संख्या समान होनी चाहिए। अगर संख्या समान है तो हमारा समीकरण कैसा है? संतुलित है। पहला पद कह रहा है, यानी पहला पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेते हैं। तो ये हमने सूत्र लिखा और सूत्र को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। तो यहां तक बेटा जी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, समीकरण में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की सारणी बनाते हैं। स्टेप 2 क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है पॉइंट, समीकरण में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की सारणी बनाते हैं। यानी इस समीकरण में जो तत्व हैं, जैसे पहला तत्व अपने पास Fe, दूसरा है H और तीसरा है O। ठीक है, तो इसकी हम लोगों ने सारणी बना ली। आगे कह रहा है तत्वों के परमाणुओं की सारणी। अब देखिए Fe यहां कितना है? यह लिखा है LHS, यानी अभिकारक। ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? इसको कहते हैं हम लोग, नीले से लिखो जिससे दिखे। ठीक है, ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए। ये हिस्सा हो गया अपना अभिकारक और ये हिस्सा अपना क्या है? उत्पाद। क्या है? उत्पाद। तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, यानी कि ये जो अभिकारक है, ठीक है, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या यानी RHS। एक तरफ LHS के इस वाले पॉइंट के यहां लिखेंगे और इधर RHS के। तो Fe यहां कितना है? 1। H यहां कितनी है? H2 लिखा है, यानी H की वैल्यू 2। ऑक्सीजन की कितनी है? 1।
देखो Fe अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, H के अणु कितने हैं, 2 लिखा है, H2 यानी H के अणु 2 और O के कितने हैं, 1। अब उत्पाद में बढ़े RHS में, उत्पाद में देखिए Fe के कितने हैं, 3, तो पहले अपना Fe LHS में 1 और यहां 3। O के कितने अणु हैं, 4, O के अणु कितने हो गए, 4। H के कितने हैं, H के अणु कितने हैं यहां पे, H के हैं 2 और O के कितने हैं, O के हो गए 4। तो यहां तक मुझे बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, Fe का 1 है, इधर Fe के 3 है, H के इधर 2 है और H के इधर 2 है, ठीक है, H2, ठीक है। H के कितने हैं, 2 और H के यहां भी कितने होंगे, 2, ठीक है, H के 2। O का 1 है इधर और O के यहां कितने हैं, 4 अणु है अपने पास, ठीक है बेटा, 4, 3 2 4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, जितनी वैल्यू दे रखी है वो सारी चीजें हमने लिख ली। Fe का 1, H के 2, O का 1, Fe के 3, O के 4 और H के 2। अब हम लोग देखते हैं इससे अगला पॉइंट। तो अगले पॉइंट को देखिए, चरण नंबर 3 देखते हैं हम, ठीक है, स्टेप नंबर 3। तो मैं यहां आगे से मिटा देता हूं और इतना आप लोग नोट करिए सभी बच्चे, ठीक है, नोट सभी को करना है जिससे तुम लोगों को याद करते समय कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से मिल सके। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। अब स्टेप नंबर 3 हो गए अपने पास। अब हम लोग देखते हैं 4th यानी कि तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पद क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को, सर्वप्रथम सबसे अधिक वाले परमाणु को, सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को, सर्वप्रथम सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करते हैं, यौगिक को संतुलित करते हैं। यानी सबसे पहले क्या करेंगे कि जिसके सबसे अधिक परमाणु है उसको हम लोग संतुलित करते हैं, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद हो, चाहे वह अभिकारक या उत्पाद हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे ज्यादा जिसके परमाणु होंगे, सबसे अधिक जिसके परमाणु होंगे, उस यौगिक को हम लोग क्या करेंगे, उस यौगिक को संतुलित करते हैं, चाहे वह अभिकारक हो चाहे वह उत्पाद हो। सबसे पहले जिसके अधिक परमाणु यौगिक होंगे उसको हम लोग संतुलित करेंगे। तो फॉर्मूला दे रखा है अपने पास कितना, Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस O2 H2, ठीक है। ये रिएक्शन दे रखी है, बॉक्स में बना लेंगे इसको सभी। ये हमने बॉक्स में अंतर कर ली। अच्छा,
अब सबसे अधिक किसके थे, मैंने सारणी बताई थी, तो वहां H के 4 थे। तो जब H के 4 है तो हम यहां लिख लेंगे 4, ठीक है, 4H2O। अब एक चीज देखिए, ठीक है, इतना हो गया। अब हमने क्या किया कि सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करते हैं, तो यहां ये वाली जो सबसे ज्यादा जो है वो संतुलित हो गया। अब हम लिखेंगे स्टेप नंबर 4, पद नंबर 4। तो इसमें क्या करेंगे कि सभी तत्व के परमाणुओं को, सभी तत्व के परमाणुओं को, सभी तत्व के परमाणुओं को समीकरण 2 की भांति, समीकरण 2 की भांति, समीकरण 2 का मतलब है कि जो स्टेप जो 2 है, ठीक है, इसको हम लोग चाहो तो यहां लिख सकते हो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 की भांति संतुलित करेंगे, ठीक है, 2 की भांति संतुलित, इधर लिखता हूं, 2 की भांति संतुलित कीजिए। जैसे हमने H को संतुलित किया है, यानी H के 4 हो गए, देखिए, ठीक है, H के 4, O के हो गए 4, देखिए O के 4 और H के कितने हैं, H के 2, ये 4, 4 दूनी 8, यानी H के बनने हैं इधर अपने 8। तो अब देखिए, तो यहां अगला पॉइंट, अब आगे सभी को संतुलित करेंगे तो यहां लिखेंगे Fe, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे इधर, 4H2O Fe3O4H2। इसको बंद करेंगे बॉक्स में। अब एक चीज देखिए, Fe का इधर 1 है, यहां Fe के 3 है, Fe के ये 3 है और इधर 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3Fe और 3Fe बराबर हो गए कि नहीं हो गए। सेकंड पॉइंट देखिए, O के 4 अणु हैं, तो O के 4 हैं, H के देखिए ये 2 ये रहे और 4 ये रहे, 4 दूनी 8, और H के इधर 2 है, तो यहां हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो समीकरण है अपना बैलेंस हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि सभी तत्व के परमाणुओं की संख्या, सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या, सभी तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। तो दोनों ओर देखिए, Fe के 3, Fe के 3, H के 8, H के 8, ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 4। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ओर, ठीक है, दाएं और बाएं, इस समीकरण में, इस इक्वेशन में परमाणुओं की जो संख्या है, ठीक है, परमाणुओं की जो संख्या है दोनों ओर कैसी है, बैलेंस में है, यानी कि दोनों ओर की संख्या बराबर है। तो यही हमारी ये जो समीकरण को संतुलित करने का जो नियम है कंप्लीट होता है। लेकिन एक पॉइंट और बचता है, जिसे लिखिए पद नंबर 5। तो वो स्टेप नंबर 5 क्या कहता है कि रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनाप्रद बनाना, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनाप्रद बनाना। अधिक सूचनाप्रद का मतलब है कि जैसे अगर ठोस अभिक्रिया है कोई,
ठीक है। अगर ठोस है तो सॉलिड एस लिखना, अगर द्रव अवस्था में है तो लिक्विड लिखना, और अगर गैसीय अवस्था में है, अगर गैसीय अवस्था में है तो लिक्विड लिखना, और अगर विलयन है तो एक्वस लिखना, AQ। ठीक है। तो जैसे अपनी ये जो रिएक्शन कितनी लिखी है, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 और H2। ठीक है। ये जैसे अपनी रिएक्शन है, तो यहां 3Fe 4H2 3FeO4 और 4H2। ठीक है। ये अपनी रिएक्शन दे रखी है। तो यहां जो आयरन है, ये जो Fe है Fe, तो यहां ये जो Fe है ये कैसा है, सॉलिड अवस्था में, तो हम यहां लिखेंगे S। ठीक है। चलो ब्लैक पेन से लिखता हूं, यहां क्या लिखेंगे हम लोग, S लिख देंगे, यानी कि ये कैसा है, सॉलिड है। दूसरा H2O, तो H2O लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तो ये सॉलिड यानी कि ठोस, पानी लिक्विड अवस्था में। फिर ये फेरस ऑक्साइड बना, तो ये सॉलिड अवस्था में, और हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में। तो इस प्रकार से ये जो अपनी रिएक्शन है, या ये कहें कि समीकरण को संतुलित करने का जो नियम है, ठीक है, समीकरण को संतुलित करने का जो नियम है यहां पे अपना कंप्लीट होता है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को कैसी लगी इस बारे में आप अपनी राय हमें जरूर दें, क्योंकि आपके जो सुझाव है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां जो है इस चैप्टर के 2 पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, एक लास्ट वीडियो और आएगी, उसके अंतर्गत पूरा ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से मिल सके। मिलता हूं मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।